खबर तफसील से फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने एलओसी की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि किसी जाविये से दहशतगर्दी का खतरा कम नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि लॉन्च पैड्स पर 350 से 400 मिलिटेंट मौजूद हैं। कई मरतबा एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश भी हो चुकी है। फौजी सरबराह ने कहा कि इससे मगरबी हमसाये के नापाक अज़ायम का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है। जनरल नरवणे ने कहा कि गुज़िश्ता साल जनवरी से शुमाली और मगरबी सरहदों पर मुस्बत सरगर्मियां रही हैं। एक सवाल के जवाब में फौजी सरबराह ने कहा कि जंग आखिरी मरहला रहता है और ये मरहला आएगा भी तो हम ही फाता रहेंगे। Along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. In Jammu and Kashmir, the whole of government approach has led to a progressive improvement in the security situation. There have been efforts to give an indigenous hue to terrorism by setting up a facade of proxy terror tanzeems, but these attempts have failed miserably and have not got any public support. Various other inimical elements re-energized their attempts at disrupting peace in the valley, mainly by trying to target minorities, non-locals, migrant labor, and so on. However, this also has not succeeded very much, and we have been able to counter these challenges also. शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने आज अचानक रेलवे स्टेशन अनंतनाग का दौरा किया और रेलवे स्टाफ व आम लोगों से मुलाकात की। उनके हमरा जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। अफसरान ने बाद में रेल के जरिए काज़ीगुंड तक सफर किया और मुसाफिरों से दोस्ताना माहौल में बातचीत की। इससे कबल शुमाली कमान के कमांडर ने विजय दिवस के मौके पर करगिल तक बाइक रैली की भी क़यादत की थी। आम लोगों ने फौजी कमांडर के इस दौरे के दौरान इस तरह की मुलाकात का खैर मकदम किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गंदू में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से 2 माह का कमसिन बच्चा दम तोड़ बैठा। बच्चे के वालिदैन के बयान के मुताबिक वो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर गंदू अस्पताल पहुंचे और वहां कोई डॉक्टर मौजूद न था। उनके मुताबिक काफी देर बाद बीएमओ गंदू अस्पताल पहुंचे और उन्होंने कहा कि बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत है और अस्पताल में ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है। वालिदैन ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई है। वहीं बीएमओ ने कहा कि बच्चे को जिला अस्पताल डोडा मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया था। उसी दौरान कई सियासी लीडरों ने इस मामले की जांच का मुतालबा किया है। एसडीएम गंदू के मुताबिक हक़ाइक़ का पता लगाया जा रहा है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ कोई ना पर्ची काटने वाला था ना कोई डॉक्टर था, ताला लगा हुआ था हर साइड। तो हमने तकरीबन 1 घंटा वेट किया, पर्ची वाला आया, पर्ची लेके गए डॉक्टर के पास। जब तक डॉक्टर को दिखाते फिर उसने दवाई वगैरह लिख के दी तो बोला वहाँ वार्ड में ले जाओ, इसको भाप देनी है। वहाँ आए तो वो बोलने लगे जी दुकान पे जाओ, वहीं इसको भाप करवा लेना, यहाँ मशीन ही ख़राब है। जब तक वहाँ से मैं इंजेक्शन वगैरह लेके आता तब तक ख़त्म बचा। देखते नहीं ना कोई डॉक्टर है वरना कुछ। आपने बोला नहीं मेरा बच्चा बहुत बीमार? मैंने बताया था, फिर लास्ट में बोलने लगे कि कोई बुखारी के पास बैठा है, वहाँ बैठे, आपको पता करना चाहिए था डॉक्टरों का। हमें क्या पता कोई कहीं बैठा था। तब भी डॉक्टर के पास जब आप पहुँचे तो डॉक्टर कोई एक बुखारी के सामने कोई दूसरी बुखारी के सामने, जहाँ डॉक्टर बैठे वहाँ ताला लगा है। जब हमने डॉक्टर से बात की तो बोलते हैं कि भाई अब सर्दी है, तो हम इतनी दूर से आए तो सर्दी हमारे लिए सर्दी नहीं थी, डॉक्टर के लिए सर्दी है। 2 महीने का हमारा बच्चा था और हम सुबह 5 किलोमीटर पैदल चल के आए। उसके बाद हमें डॉक्टर का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, बुखारी सेकने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं।
कुलगाम के बच्चरू इलाके में आज एक नौजवान की लाश बरामद की गई। ज़राए के मुताबिक कुछ राहगीरों ने लाश को देखा और पुलिस को इस हवाले से इत्तला दी। महलूक की शनाख्त रऊफ अहमद राथर वल्द अब्दुल गनी साकिना अशुजी कुलगाम के तौर पर हुई है। लाश का जिला अस्पताल कुलगाम में पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोविड के मुस्बत केसेस में 5 गुना इजाफा दर्ज किया गया है। वादी में ओमिक्रॉन की मौजूदगी की भी तस्दीक हो चुकी है। कश्मीर में सबसे ज्यादा केस श्रीनगर जिले में दर्ज किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद बगैर मास्क के नजर आ रही है। वादी में पॉजिटिव केसेस में 5% से ज्यादा केस सिर्फ श्रीनगर जिले में ही हैं। इसके बावजूद बाजारों, अस्पतालों, क्लिनिक्स और दिगर मकामात पर कोविड SOPs की पासदारी नहीं की जा रही है। कई मकामात पर गाड़ियों के जरिए ऐलान किया जा रहा है कि SOPs पर अमल करें। लोगों के पास जानकारी के बावजूद SOPs पर अमल ना करने के सैकड़ों बहाने हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 1695 नए केस सामने आए हैं। कश्मीर में 883 और जम्मू खित्ते में 812 केस दर्ज किए गए हैं। जिला जम्मू, श्रीनगर और बारामुल्ला में ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। ये वारिया लुक लागान कह जना गिंदना गिंदना जना ये पे तम सात ना कंस तमिस रटान सह पे पुट मगर ये करान बसान गिंदना यह कस मास्क न लागन पन मे वो तन पे लागान ये फैले बेमार। कोविड से बचने के लिए क्या करते हैं? सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। आपका कहाँ है? यहाँ पे तो किसी को नहीं है। किसी को नहीं है तो आप भी नहीं पहनेंगे? क्यों? ये सीधी सी बात है। जान अपनी अपनी है। हाँ। आपको अपनी जान बचानी है तो दूसरों का क्या करना है? आपको तो दूसरे को जब दूसरे बचेंगे तो खुद ब खुद हम भी बच जाएंगे। मुझे बताइए, आज आपको पता है कोविड कितना फैला है? हाँ बिल्कुल, कितना फैला है? बहुत है, बहुत है, बहुत। मास्क कहाँ है आप? मास्क जेब में है, ये इसको रहने दे देते, ये उठाते हैं ना बच्चे। हाँ, ये ऐसे आपके साथ बच्चा भी है, ये पकड़ते हैं ना। वैक्सीनेशन भी अभी नहीं हुई है। देखो सर, ये पकड़ते हैं ना। पहनने कहाँ होती है मास्क? पहले तो इधर से नाक से, फिर इधर से बात आपने नाक भी छोड़ी है। मास्क लगा दे। मास्क अच्छी ठीक चीज है, हर किसी को मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन मास्क आजकल लोग नीचे रखते हैं, ना। नाक से वायरस जाता है। आपने नाक खुली छोड़ी हुई ना, है। मास्क जरूरी लगाना है इंसान को, क्योंकि मास्क जरूरी है। चला से क्या लगे मास्क ना से क्या लगे मास्क का बुथिस वो क्या कर लाइट कसा। हमारे पीछे अगर आप नजर दौड़ाएं तो एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद लोगों की है जो मास्क पहनते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मास्क नहीं पहनते। और ऐसे लोग यहाँ पे कोविड फैलाने के लिए पूरी कम्युनिटी में काफ़ी हैं। लोगों से बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि हर किसी के पास, हर मास्क ना पहनने वाले के पास एक बहाना है। कोई ये कहेगा कि सरकार ने ये किया, ये नहीं किया, वैसा करना था, ऐसा नहीं करना था। लेकिन हमें खुद क्या करना है अपनी जान बचाने के लिए, वो कोई बताने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं। मानते हैं कि कई चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए थी, सरकारी अफसरों को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे हद इख्तियार में नहीं है। सवाल ज़रूर हम करते हैं, लेकिन जो हमारे हद इख्तियार में है वो ये है कि हम कोविड SOPs पे अमल करें ताकि हमारी और हमारे अपनों की जान बच सके। उम्मीद यही करेंगे कि हम जो कर सकते हैं, जो हमारे हद इख्तियार में है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो करें। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि मुल्क में ईरानी सेब की दरामद को बंद किया जाए या फिर उस पर टैक्स लगाया जाए। उनका कहना है कि ईरान के सस्ते माल की वजह से कश्मीरी सेब की कीमत बहुत कम हो गई है। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर ने कहा कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो फिर कश्मीरी सेब की सनत को क्यों मुश्किल में डाला जा रहा है। ₹20 किलो है, वो बहुत सस्ता पहुंच जाता है यहाँ, और हमारा एक पेटी को बनाने में 600 रुपये का लागत आती है। अगर वो आके 500, 600, 700 बम्बई में बिकता है तो हमारी पेटी वहाँ 800 पे पहुंच जाती है, तो हमारा माल कहाँ बिक पाएगा। लिहाजा इस वजह से इसकी हमारे माल की सेल ख़त्म हो गई उन मंडियों में,
और जो हमारा सीए स्टोर में माल है वो भी अंडर रिस्क है इस वक्त, क्योंकि 1.5 करोड़ पेटियां हमारे पास एक क्लास माल जो सीए स्टोर में है या हमारे जो गोदामों में है, इसकी हमें फिक्र है इस वक्त, क्योंकि इसका असर हिमाचल को भी पड़ेगा। मगर इनका रनिंग सीजन इस वक्त नहीं है, हमारा रनिंग सीजन है, उनका भी कुछ माल स्टोर में है, वो भी इससे असरअंदाज होगा और हिमाचल वाले भी इसके लिए मुजाहरे वहाँ करें, ये बंद होना चाहिए। लिहाजा मैं एक बार फिर मोदी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि ये कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये उत्तराखंड का भी मसला है, ये हिमाचल का भी मसला है और ये गरीब ग्रोवरों का मसला है, ये गरीब तिजारत पेशा लोगों का मसला है। इसके साथ लाखों क्या करोड़ों लोग मुंसलिक हैं। हमें इसकी तरफ देखना चाहिए। हमें बाहर से मंगाने अगर 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों या 100 लोगों को फायदा मिल रहा है, मगर उसके बरक्स हमें अपने मुल्क का प्रोडक्ट बचाना है, अपना जो हमारी खेती बाड़ी उसको बचाना। जेडीए ने मंगल को जिन खानदानों की रिहायशी ढांचे को मुनहदम कर दिया था, उन्होंने जम्मू के रूपनगर इलाके में एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि हुकाम ने उस ढांचे को गिरा दिया जो उनकी आबाई जमीन पर तामीर किया गया था। उनका इल्जाम है कि हुकाम ने उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दी। मुजाहिरीन ने जम्मू शहर की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क को ब्लॉक कर दिया, ताहम पुलिस ने रुकावटें हटा दी और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। मुजाहिरीन में जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस समेत कुछ सियासी जमातों के लीडरान भी शामिल थे। पुलिस आएगी आगे डंडा खाने के लिए मेरे साथी और हम रहेंगे, लेकिन अगर इनसे लड़ना है तो यहाँ पे नहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें वहां मेन में आगे बाजार में रोड ब्लॉक करना पड़ेगा और ज्यादा साथियों को बुलाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में गुज्जर तबके से वाबस्ता अफराद के घरों को मुनहदम करने के मामले पर सियासी बयानबाजी जारी है। श्रीनगर में आज एडवोकेट शाहिद चौधरी ने भी इस मामले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। चौधरी ने कहा कि बगैर नोटिस के लोगों के घर तोड़ना एक गैर इंसानी हरकत है। उन्होंने इस इंहदामी कार्रवाई को उनके तबके के खिलाफ एक साजिश से ताबीर किया। अथॉरिटी है, उनके जितने भी मुलाजमीन हैं, इनकी तरफ से एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की गई है। जैसे उसमें बताया जा रहा है, उसमें लेडीज हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ कर दी गई। मैं पर्सनली और मैं अपने कौम के बिहाफ पे जो जेडीए के मुलाजमीन हैं और डिपार्टमेंट है, उनसे ये चीज़ का सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या ये करना सही था? अगर ऐसा कुछ भी था, लैंड की इशू था या किसी भी और चीज़ का इशू था, क्या वो लोग इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे नहीं हैं? क्या वो लोग वोट कास्ट नहीं करते? क्या वो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करते? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। यूएई की 7 सरकारी और निजी मिल्कियत वाली कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने के वादे किए हैं। एलजी मनोज सिन्हा के गुज़िश्ता हफ्ते दुबई के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में कई एमओयूज़ पर दस्तखत किए गए। माहिरीन इसे यूटी की तरक्की के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। इस हवाले से देखिए शैलेंद्र वांगू की खास रिपोर्ट। साल 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूएई के पहले दौरे के बाद हिंदुस्तान और यूएई के ताल्लुकात में जबरदस्त तरक्की देखने में आई। एलजी मनोज सिन्हा के गुज़िश्ता हफ्ते दुबई के दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में कई एमओयू पर दस्तखत किए गए। मुख्तलिफ शोबों में लुलू ग्रुप, अलमाया ग्रुप, माटू इन्वेस्टमेंट LLC, GL एम्प्लॉयमेंट ब्रोकरेज LLC और नून ग्रुप के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। नीज डीपी वर्ल्ड जम्मू कश्मीर में इनलैंड पोर्ट बनाएगी। जम्मू कश्मीर में $100 मिलियन की सरमायाकारी के लिए सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ भी एमओयू पर दस्तखत किए गए। एलजी मनोज सिन्हा ने दुबई एक्सपो में सरमायाकारों और कारोबारियों की समिट से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है और बिजनेस के लिए साजगार माहौल है। Have complete support from the administration. Security situation has significantly improved. We are receiving an average 1.4 million tourists every month, clearly indicating a conducive environment for the business to flourish. I promise you unprecedented speed in clearing the proposals and requisite documentation
unprecedented support from the government, and unprecedented stable environment to tap rapidly growing opportunities in the Union territory. I assure you, the government will be a facilitator, partner, provider, collaborator, and promoter at every step to ensure sustainable, balanced, progressive, and competitive business environment for traditional core sectors and new age technology. माहरीन इसे सिफारती और सियासी महाज पर एक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक हिंदुस्तानी एलची नौदीप सूरी, जो इस वक्त फिक्की दुबई एक्सपो के शरीक चेयरमैन हैं, न्यूज़ 18 को एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि अगर हिंदुस्तान वाकई गैर मुल्की सरमायाकारों को रेड कारपेट फराहम करता है और अच्छी नज़ीर कायम होती है तो फिर दीगर ममालिक भी यहाँ राग़िब होंगे। पॉलिटिकली एक बहुत ही अहम सिग्नल है कि एक इम्पॉर्टेंट गल्फ कंट्री है, वहां की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक इम्पीटस मिलता है। दूसरा, तो इतने ब्यूटीफुल आपके कश्मीर से फ्रेश फ्रूट्स हैं, उनको एक ग्लोबल मार्केट मिलेगी और फार्मर्स को, जो वहां के ग्रोअर्स हैं, उनको एक प्राइस मिलेगी जो उनको मिलनी चाहिए उन प्रोडक्ट्स की। चीज है कि एमओयू तो साइन हो गया, उसको कैसे हम एक्चुअली ऑन द ग्राउंड ट्रांसलेट करते हैं कि वाकई ही इन्वेस्टमेंट आती है, वाकई ही जॉब्स क्रिएट होते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ती है, टूरिज्म बढ़ती है। जम्मू कश्मीर के साबिक डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि रोजगार के नए मौके मुकामी कश्मीरी नौजवानों को कॉरपोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाने की तरगीब देंगे और पाकिस्तानी एजेंटों के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होंगे। जो खाली दिमाग है वो खाला जी का घर होता है, तो ऐसे बच्चे टेररिज्म की तरफ जाते हैं जिनको कुछ करने को नहीं होता। अगर वही बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ इन चीज़ों में जो इंडस्ट्रीज आएंगी या जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उनसे रिलेटेड काम में लग जाते हैं, तो नेचुरली जो लोकल टेररिज्म है उसको रोकने में ये काम आएगा। यूएई की ई कॉमर्स कंपनी नून ग्रुप जम्मू कश्मीर में 250 टेक बैकअप टीम कायम करेगी, जिसमें एनआईटी श्रीनगर और आईआईटी जम्मू से तलबा को मुंतखब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए बड़े पैमाने पर सरमाया राग़िब होना काफी खुश आइंद रहेगा। भारत यूएई के मजबूत रिश्तों का असर अब जम्मू कश्मीर के विकास पर भी दिखाई देगा, क्योंकि यूएई की बहुत सी कंपनीज जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। एक्सपर्ट्स इसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और ये मानते हैं कि ओआईसी के सदस्य देश यूएई के बाद बाकी गल्फ कंट्रीज भी जम्मू कश्मीर का रुख कर सकती हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह छठे रोज भी ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए जुजवी तौर से बंद रही। जिला रामबन के महाड़ में गुज़िश्ता शाम मिट्टी के तोदे गिरने से शाहराह बंद हो गई थी। आज सुबह से महाड़ में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुतासिर रही। ताहम बाद दोपहर को शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। दरमानदा गाड़ियों को अपनी मंजिलों की जानिब रवाना कर दिया गया। शाहराह पर जम्मू से श्रीनगर ट्रैफिक को चलने की इजाजत थी। दिन भर मुसाफिरों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाहराह पर ट्रैफिक को ओल्ड अलाइनमेंट से चलाने पर रामबन के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। दोनों अतराफ भारी ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक ही शाहराह पर सफर करने की तलकीन की गई। जम्मू से श्रीनगर के लिए छोड़ा गया था, लेकिन कुछ गाड़ियां क्रॉस कर पाई, तो उसके बावजूद शूटिंग स्टोन कंटिन्यू चल रहा है। 2 से ढाई घंटे हो गए, अभी तक ट्रैफिक बिल्कुल बंद है और शूटिंग स्टोन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि उस रास्ते पे जो सफ़र अवॉइड कर दें सफ़र को, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत खतरा है यहाँ पे। तो आप देख ही रहे हैं कितने कितने बड़े बोल्डर आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत ही रिस्क है। हम यही कहेंगे लोगों से कि अपनी जान की भी परवाह की ख्याल रखा जाए। यहाँ के लोकल लोग हैं, हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो ब्रिज भी यहाँ पे अनसेफ है। एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ जल्द से जल्द कोशिश करें और जो ये हाईवे पार बंद है इस पे काम किया जाए, जल्द से कोशिश की जाए। देख दे कदों इसकी रिपेयरिंग होती, कदों वो दूआ बनता नहीं, वो दूआ बनना नहीं, इसकी रिपेयरिंग होनी तो लोगों की मार पवा कर दी, वार पार बचा रही पब्लिक परेशान है।
भारी बर्फबारी के एक हफ्ते बाद भी बडगाम के कई दूर दराज इलाकों में बिजली और पानी का निजाम बहाल नहीं किया गया। इन इलाकों के लोग काफी मुश्किलात में हैं। कई जिन इलाका इसकी एक ताज़ा मिसाल है। लोगों का कहना है कि जब से बर्फबारी हुई है तब से वो बिजली और पानी से महरूम होकर रह गए हैं। उनका कहना था कि बार बार इंतजामिया से अपील के बावजूद कोई भी इकदाम नहीं किया जा रहा है। जिला इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन अफराद ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। सड़कों से बर्फ तो हटाई गई, लेकिन एक गाड़ी भी सड़क में नहीं आ सकती क्योंकि रास्ते पूरी तरह से साफ नहीं किए गए। यहाँ पर 10 दिन से बिजली नहीं, यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पर बिजली मेरे AWO को फोन किया, यहाँ पर उन्होंने मेरे फोन उठाया नहीं, स्विच ऑफ रखा। उसने इंस्पेक्टर को मैंने फोन किया, उन्होंने स्विच ऑफ रखा। ये यहाँ के लोग काफी मुश्किलातों से गुजर रहे हैं। हमारी यही अपील है कि क्या हम इस बस्ती के रहने वाले नहीं है? हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? हर साल ये जुल्म हो रहा है कि यहाँ पे जल्दी सुनो नहीं हटाया जाता है, न बिजली आती है न पानी आती है। 3 किलोमीटर दूर हसा पेवान गसुन साइड दिन गाड़ी। अगर हसा खुदा रचिन पेशेंट ओडी गाड़ी तमिस 3 किलोमीटर दूर खसन पेवान गोड़ साइड दिन गाड़ी। अगर तुत काल हसा मारि सह पेशेंट गाड़ी मजी बेहसा आबुच प्रॉब्लम हसा मेन बे। पुलवामा की राजपुरा तहसील के कंडी इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलात में काफी इजाफा हुआ है। अगरचे अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है, ताहम अंदरूनी लिंक रोड पर से बर्फ को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया। दर्जे हरारत मनफी होने से आछा, गुजा और बामनू कंडी इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। सड़क पर बर्फ मुंजमद होने से फिसलन भी पैदा हो गई है। 3 मशीदन बिल्कुल वजू कर आब तो गर कथ, लिहाजा कर बड़ बार मुश्किलात जनाबिली रोड प्रॉब्लम जनाबिली शीन तुलना ये मोदबान गुजारिश कर मसला हल। जिला किश्तवाड़ के मड़वा में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद होने से मड़वा वाड़वन के लोग फंस कर रह गए हैं। चंद अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए मड़वा सब डिवीजन पहुंचाया गया। लोगों ने हेलीकॉप्टर सर्विस आइंदा दिनों भी जारी रखने की अपील की है। लोगों ने APL और BPL जुमरे के लोगों को कम किराया लेने की भी गुजारिश की है। सारे पेशेंट होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उनको टाइम नहीं दिया जाता है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो APL कैटेगरी के हैं और BPL कैटेगरी के हैं 1500 किराया रखा हुआ है। APL कैटेगरी के एफर्ट कर पाते हैं, लेकिन BPL कैटेगरी के जो लोग हैं वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से जो LG इंतज़ामिया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये BPL कैटेगरी के हैं उनका जो किराया है उसको कम रिड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के LG साहब के कि उन्होंने हमारे ये मड़वा के लिए ये चॉपर सर्विस शुरू की। क्योंकि हम पहले ही से यहाँ हम डिमांड कर रहे थे कि चॉपर सर्विस शुरू करें। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। लद्दाख में उर्दू को सरकारी सतह से हटाने के फैसले पर उर्दू दा हल्के में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इसके अलावा लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल की जानिब से उर्दू को एलियन जबान या जबरदस्ती थोपी जाने वाली जबान कहने पर भी नाराजगी पाई जा रही है। सहाफ़ियों, कलमकारों, मजहबी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने लद्दाख MP के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें अंजुमन साहबुज़्ज़मा को इमाम खुबैनी मेमोरियल ट्रस्ट और दिगर तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि लद्दाख में पटवारी, नायब तहसीलदार ओहदे पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का उर्दू जानना अब लाजमी नहीं है। इस ज़िम्न में लद्दाख इंतजामिया की जानिब से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लद्दाख में 7 ज़बानें बोली जाती हैं जो कि सभी को समझ नहीं आती हैं, जबकि उर्दू वाहिद ज़बान है जिसे हर कोई समझ और बोल सकता है। उर्दू ही इन सब लद्दाखी ज़बानों को जोड़ने का काम करती है। इसी दौरान LHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद ने लद्दाख के LG के साथ इस मसले को उठाया और इस फैसले पर नजरसानी करने के लिए कहा है। इस मामले पर मुख्तलिफ शख्सियात ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात भी की। मंत्री अमित शाह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आराकी माथुर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक रिफॉर्मेटिव स्टेप जो है जिससे लद्दाख के पूरे आवाम जो है आज बहुत खुश है। मुझे पूरा उम्मीद है इससे जो है लद्दाख का अपना एक पहचान बरकरार रखने के लिए और लद्दाख के
सभी लोग उभारने का एक मौका मिलेगा। आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लोग जो उर्दू से नाआशना है, नाअहल है, जिन्होंने उर्दू की अलिफ से ये तक पढ़ा भी नहीं है, वो आज उर्दू पे नुक्ताचीनी करते हैं। अफसोस तो हमें उन लोगों से होते हैं जिन लोगों की तारीख ही उर्दू में है। आज वो कहते हैं कि हमारी तारीख उर्दू से हटाया जाए। कभी ये उस ऑर्डर में ये मेंशन करते माथुर साहब या हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पवन कटवाल साहब या हमारे खुद MP साहब की आप उर्दू को हटा के क्या ला रहा है। बदकिस्मती एक एजेंडा जो बीजेपी और RSS पूरी हिंदुस्तान जिसमें ये लोग एक ही जबान, एक ही रंग, एक ही कपड़ा, एक ही तर्ज जिंदगी, एक ही खाने के सारे सिस्टम को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कौम, रंग और नस्ल, मजहब के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। आपको नॉलेज भी है कि उर्दू जबान कहाँ से आई है, क्यों आई है? उर्दू जबान किसी फॉरेन कंट्री से आई हुई नहीं है, बल्कि खुद हिंदुस्तान से अडॉप्ट हो गई है और 130 साल पुरानी जबान है और इंटरनेशनल इसको करार दिया गया है। एक कंट्री जब इसको एक्सेप्ट करता है उसको इंटरनेशनल करार देते हैं। तो मैं ये कहूँगा लोगों से कि इस मसले में न पड़ जाए, क्योंकि ये हमारी लद्दाख की, लेह और करगिल की इतिहाद को तोड़ने के लिए एक साजिश है। शुरू में ये कानून और रेवेन्यू की ज़ुबान रही थी, 1940 में ये तालीम की ज़ुबान बनी। तो ये जो कहना कि ये इम्पोज किया है कश्मीरियों ने, तो ये एक मखसूस इलाके और मखसूस लोगों के साथ नफ़रत का नतीजा है। अदरवाइज़ ये कोई इम्पोज लैंग्वेज नहीं है, ये इस इलाके की, पूरे इलाके की लैंग्वेज रही है। और हर ज़ुबान का कोई मज़हब नहीं होता है, ज़ुबान जो है वो उसका ताल्लुक़ इलाके से होता है। आप देखें हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो इस पूरे ख़ित्ते में ज़ुबान जो है उर्दू थी। आप देखें बांग्लादेश अलग से बना तो वहाँ उर्दू नहीं रही, वहाँ बंगाली रही। तो उर्दू कोई मज़हब से उसका लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान में पहली बार मुतारफ किए गए कर्लिंग नाम के खेल की गुलमर्ग में भी शुरुआत की गई है। इस खेल के आगाज पर बच्चों में काफी खुशी पाई जा रही है। देखिए गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। विंटर ओलंपिक्स का मशहूर खेल कर्लिंग अब हिंदुस्तान में भी मुतारिफ किया गया है। इसकी शुरुआत सियाहती मकाम गुलमर्ग में कायम आइस रिंग से हुई है। कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर कर्लिंग एसोसिएशन ने टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के इश्तराक से फर्स्ट नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप और कैंप का इनेकाद किया। कर्लिंग 1998 में ओलंपिक्स में शामिल हुआ था। कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और CEO ने कहा कि हिंदुस्तान में कई मकामात पर कई कर्लिंग खेलने के लिए जगह हैं, लेकिन जो साइज इस खेल के लिए मुतय्यन है वो सिर्फ गुलमर्ग में मौजूद है। हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसमें बहुत मेहनत करी है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ ये पहली जो हम लोगों ने शुरुआत करी है सब लोगों ने मिल करके, ये बहुत आगे तक जाएगी और इवेंचुअली पक्का ये एक ओलंपिक मेडल में तब्दील होगी। इंडिया के अंदर काफ़ी जगह पे आइस स्केटिंग रिंग है जहाँ पर हम लोग कर्लिंग कर सकते हैं, मगर एक पूरे इंडिया के अंदर एक यही गुलमर्ग में जो आइस स्केटिंग रिंग है उसका जो साइज़ है ना वही हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे इसमें जो कर्लिंग में 150 साइज़ होता है उसकी लेंथ जो होती है, तो वो पूरे इंडिया में कहीं अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास में। तो इसीलिए यहाँ पर ही हमने इसको रखा है और ये गेम भी यहीं का ही है। काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स रहा और गुलमर्ग की तरफ से और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से भी हमें काफ़ी मदद मिली। गुलमर्ग में कर्लिंग की शुरुआत एक बड़ा एजाज है। कश्मीर में इस खेल से जुड़े अफराद काफी खुश हैं। वो ओलंपिक्स में इस खेल में मेडल हासिल करने के ख्वाहां हैं। गुलमर्ग ही सबसे बेस्ट है इंटरनेशनल, यहाँ सिंडार का यहाँ हमारे पास आइस रिंक है और इसमें पहली बार मुनक़द किया गया है। ये एक रिकॉर्ड रहेगा कि गुलमर्ग में और ऑल ओवर इंडिया में पहली बार कर्लिंग जो है वो इसका गेम का इनेकाद हुआ है। बहुत खुश है इसमें, मैं खुशी जाहिर कर रहा हूँ दो चीज़ों से। फर्स्ट वन कि 19 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, कीपिंग द व्यू कोविड SOPs। सेकेंडली ये विंटर ओलंपिक गेम है, हमारे कश्मीर के बच्चों को एक मौका मिल रहा है कि हम ओलंपिक पार्टिसिपेट करें। गुलमर्ग में 7 से 12 जनवरी तक मुनक्किदा कर्लिंग चैंपियनशिप में 19 रियासतों की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश की टीमों के दरमियान खेला गया। जम्मू कश्मीर की टीम फाते रही। तीसरे नंबर पर कर्नाटक और तेलंगाना की टीमें रहीं। खिलाड़ियों ने गुलमर्ग में कर्लिंग की शुरुआत पर मसरत का इजहार किया। हम
बहुत ही ज़्यादा खुश है कि पहली बार इंट्रोड्यूस इंडिया में और गुलमर्ग में, एंड सेकेंडली कि जम्मू एंड कश्मीर जो है फाइनल्स तक पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ है ये यहाँ पे बहुत अच्छी है और कोविड में भी सारे प्रिकॉशंस मेंटेन किए जा रहे हैं। एंड हम थैंक यू कहना चाहेंगे एसोसिएशन को, अकोमोडेशन सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पे जेके फर्स्ट कर्लिंग चैम्पियनशिप के लिए आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुई। तो फर्स्टली हमारे कोच मिस्टर राजू एंड मिस्टर गिरी जिनने हमको ट्रेन किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हो रही है गुलमर्ग में। और सबसे बड़ी चीज़ एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और सब हर एक टीम बहुत खुश है। अच्छी बात है कि समर ओलंपिक के साथ साथ विंटर ओलंपिक की तरफ भी हमारे हिंदुस्तानी कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो विंटर ओलंपिक है ये बहुत एक अच्छा मौका है कश्मीरियों के लिए भी, हिंदुस्तानियों के लिए भी विंटर ओलंपिक में अच्छा करने का, और भी सभी खिलाड़ियों की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात काबिल जिक्र है कि कर्लिंग खेल जमी हुई बर्फ पर खेला जाता है। इसमें सामान का वजन करीबन 20 किलोग्राम तक रहता है। टीम में हर खिलाड़ी के लिए कर्लिंग के 2-2 गोले इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर में इस खेल को फरोग दिया जाएगा ताकि यहाँ के खिलाड़ी इस खेल में मुल्क की नुमाइंदगी करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। हरियाणा में मुनक्किदा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कठुआ के पुलिस एहलकार गुरजीत सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कठुआ वापसी पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गुरजीत सिंह ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मेडल जीतने के ख्वाह हैं। मकामी लोगों ने डीजीपी से अपील की है कि ऐसे बासलाहियत जवानों की हौसला अफजाई की जाए ताकि दूसरों में भी जोश और जज्बा पैदा हो सके। कॉम्पिटिशन था ये, जे से लेकर महाराष्ट्र तक, मुंबई तक प्लेयर आए थे, तो हम भी इधर से किए थे। 4-5 लड़के कश्मीर से थे, जम्मू से मैं अकेला ही था। इसमें गोल्ड आया, 2 इवेंट खेले मैंने, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, दोनों में गोल्ड आया सर। युवाओं के लिए मेरा मैसेज ये है कि जो फर्जी कोच है उनसे बचें प्लीज। को स्टीरॉयड के चक्कर से बचें। वो खुद जो फर्जी का मतलब ही यही है, फिर खुद नॉलेज तो है ही नहीं। स्टीरॉयड से खुद बने हैं, स्टीरॉयड से दूसरों को बनाना चाहते हैं, खुद भी खत्म दूसरे भी खत्म। आपके माध्यम से मैं डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये डिमांड रखना चाहूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ पे हमारे कठुआ के लिए, जेकेपी पुलिस के लिए एक ऐसा गौरवपूर्ण जो तमगा लाया है, इनको अच्छे से अच्छा, इनको एक अच्छी सपोर्ट की जाए, इनको वो एक अच्छा ओहदा दिया जाए। लदो पामपुर में कल शाम आग की हौलनाक वारदात में 3 गौखाने नजरातिश हो गए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक कल शाम इलाके में 8:30 बजे आग नमूदार हुई। ताहम फायर सर्विस महकमे की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इलाके में बड़ा हादसा टल गया। तहसीलदार पामपुर ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। जिला पुंछ के सुरनकोट में आग की एक वारदात में मोहम्मद आरिफ नामी शख्स की दुकान खाकस्तर हो गई है। बताया जाता है कि मोहम्मद आरिफ को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। आग की खबर मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और आम लोग जाए वारदात पर पहुंचे। इन्होंने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उधर जम्मू कठुआ कौमी शाहरा पर पल्ली मोड़ के करीब एक तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। महलूक राजेश अली के साथियों ने बताया है कि वो कोरियर बॉय के तौर पर काम करता था। उन्होंने वाकये की जांच करके मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। टांचाबाग पामपुर में दौरान शब पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान एक चोर को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो एक हार्डवेयर दुकान में चोरी कर रहा था। पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। ट्रेडर्स फेडरेशन पामपुर ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की है। कश्मीर में सड़कों की खस्ता हाली से मुतालिक दास्तान बयान करके सोशल मीडिया पर मकबूल होने वाली 5 साला हाफिजा का ताल्लुक माजहामा मागाम से है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने नन्ही रिपोर्टर से मशहूर हुई हाफिजा और उसके अहले खाना से बातचीत की। इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू इससे कबल भी मुताल्लिका वायरल वीडियो भी नशर कर चुका है। इधर की ये कितनी गंदी है रोड, उधर से भी पीछे से आप देख। मुझे ख्याल आया कि मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं जब ट्यूशन जा रही थी तब मुझे रोड ये आया और मैंने सोचा कि मैं रोड का वीडियो बनाऊं। इधर से मेहमान भी नहीं आ सकते, हमारा रोड बहुत गंदा है। तो चल नहीं सकते हैं आप उस रोड से? नहीं। तो आप क्या बनना चाहती हैं? जिनकी रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ कि हमारा रोड ठीक करो। अच्छा, तो अपने फ्रेंड्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप भी मेरी तरह एक वीडियो बनाओ। इसका टैलेंट देखकर हमको बहुत खुशी हो रही है
हम सब फैमिली को बहुत खुशी हो रही है इसका टैलेंट देख के। और जो ये रोड है यहाँ पे 10-12 सालों से ऐसे ही है, कोई मरम्मत नहीं हो रही इस पे आज तक। और अब एडमिनिस्ट्रेशन हम अपील कर रहे हैं कि इस पे तवज्जो दें। की हालत ऐसी है, हम अब जब बच्चियों को समझ आया, इतनी छोटी बच्ची को समझ आया इस रोड की हालत ऐसी है, अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही एक रिक्वेस्ट करते हैं इसकी तरह तवज्जो दे। राहुल रैना ने जम्मू में तस्कीन पब्लिशिंग हाउस में अपना अकीदती म्यूजिक एल्बम रिलीज किया है। एल्बम का नाम वाली जोत है। राहुल रैना कश्मीरी होने के बावजूद डोगरी और पंजाबी जबान के शानदार तलफ़ुज़ और लहजे के मालिक हैं। लीजेंड म्यूजिक डायरेक्टर यशपाल यश ने इस एल्बम की मौसीकी तरतीब दी है। मारूफ समाजी कारकुन सुहेल काज़मी का कहना है कि इस तरह की कोशिशों से मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोगों के दरमियान हम-आहंगी और भाईचारा पैदा होता है। कि 2 म्यूज़िक एल्बम्स जो हैं वो ये जो वैष्णो देवी माता है उस पर ये इन्होंने बनाई हैं और आज रिलीज़ हो रही है। मैं समझता हूँ ऐसे लोग ही रोल मॉडल्स हैं जो दोनों जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की सभ्यता को जोड़ते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हम लोग आपसी रवादारी, मोहब्बत, प्यार और कल्चर के तहीं किस तरह से योगदान दे सकते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि ये इसी तरह काम करते रहे और अपने पूर्वजों का नाम रोशन करते रहे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लड़का कश्मीरी होने के बावजूद पंजाबी, डोगरी बहुत अच्छी बोलता है। ये मुबारक की बात है कि हमें भाषाएं जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं हैं। इसमें ये ख़ास स्पेशल बात ये है, एक्सेंट इसका इतना क्लियर है, ये पंजाबी बहुत अच्छा गाता है। और मेरी माता रानी से ये दुआ है कि वो इसको अपने पास रखे, अपनी कृपा इस पे बनाए रखे और ये लड़का तरक्की करे। मेरे 1-2 ट्रैक आए थे लॉकडाउन से पहले, आजा मेरे बाबा मुराद शाह, वो भी मैंने यहाँ रिलीज़ की थी। तो अभी जो मैं पीछे जो मेरे अभी ये जो नए ट्रैक आए हैं नवरात्र में, और एक अभी आई है कुछ दिन पहले, नाम वाली जो तो तेरा दर्द आती है, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि फॉलो किया है काफ़ी सारे सिंगर्स को, अच्छी तरह उनको सुना है, उनकी गायकी मैंने अपने माइंड में बिठा के तो आज तक मैं इस मुकाम में पहुँचा हूँ। कल मनाए जाने वाले लोहड़ी त्यौहार के पेश नज़र जम्मू शहर के बाजारों में खरीदारी की सरगर्मियां उरूज पर हैं। लोगों की बड़ी तादाद मेले के लिए दरकार खुश्क मेवा जात वगैरह की खरीदारी में मसरूफ नजर आई। अगरचे ज़्यादातर सार्फिन मास्क पहने हुए थे, ताहम खरीदारी की जगहों पर कोई समाजी फासला बरकरार नहीं रखा गया था। वहीं ताजिरों ने कहा कि इस साल कारोबार कम है क्योंकि शहर और यूटी के दिगर हिस्सों में कोविड के मामलात में हालिया इजाफे के सबब बहुत कम तादाद में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। में होते हैं कि इकट्ठे होते हैं और आग जलाते हैं। आग जला के उसमें लोहड़ी का दहन करते हैं, उसमें मूंगफली चिवड़े वगैरह डाल के तो आग की परिक्रमा वगैरह करते हैं। तो सारी फैमिली मिलजुल के इस त्यौहार को बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन है, वैसे तो फाइन चल रहा है, 500 रुपये फाइन पुलिस वाले भी करते हैं, डीसी ऑफिस से भी करते हैं। अब लोगों को खुद होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें मास्क डाल के ही रखना चाहिए। हर साल नया ट्रेंड चलता है, हर चीज़ें नहीं आती। इस बार हमारे पास चॉकलेट वाली गचक आई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये चॉकलेट की लेयर होती है, इसमें इसके अंदर गचक होती है। तो ये हमारे पास एक नया है। बाकी हार देख लीजिए, हमारे पास जो है एक से बढ़कर एक अच्छे आए हैं, 4 लड़ी वाले, 8 लड़ी वाले, फिर 2 लड़ी वाले, जो लोग जो है लोहड़ी में अपने बच्चों को पहनाना पसंद करते हैं। ऑल जम्मू कश्मीर की पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में लोहड़ी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया। तंजीम के सदर अनिल शर्मा का कहना है कि अगरचे ये त्यौहार ज़्यादातर हिंदू मनाते हैं, लेकिन पंचायत कॉन्फ्रेंस के अरकान ने इसे मुश्तरका तौर पर मनाया। दीगर मज़ाहिब के लोग भी जश्न का हिस्सा रहे। उन्होंने कहा कि पंचायत कॉन्फ्रेंस हमेशा तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद के लिए काम करती है। म्युनिसिपल कौंसिल कुलगाम ने कस्बा कुलगाम में गैर कानूनी तौर पर लगाई गई होर्डिंग, बैनर और दिगर नाजायज तजावुजात की इनदामी कार्रवाई अंजाम दी। कोविड SOPs पर सख्ती से अमल कराने की मुहिम भी तेज कर दी गई है। कौंसिल के सदर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तहसीलदार के अलावा कौंसिल की टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। कोचिंग सेंटर्स, जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी कैब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर्स आए हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के साइड से या जो हमारे चेयरमैन है DDMA, तो उनकी तरफ से जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, हमारा ताउन दें, हमारा साथ दें, तभी हम इस ओमिक्रॉन को हरा सकते हैं। मास्क पहन के रखें, गैदरिंग्स को अवॉइड करें और जितना हो सके घरों में ही रहें, बाहर ना आए। मकसद यही था कि जितनी भी यहाँ पे होर्डिंग्स, इलीगल होर्डिंग्स लगी हुई थी, हमने इनको इवैक्यूएट किया ताकि जो यहाँ पे जो विजुअल पोल्यूशन था वो ख़त्म हो जाए। और यही मकसद है कि
हमारा आज दौरा भी रहा कुछ कोचिंग सेंटर्स का। वो यही है कि गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है कि सारे कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे ताकि हम इस तीसरी वेव से बचें। जीएमसी अनंतनाग के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद तारिक कुरैशी ने कहा है कि मंगल को अनंतनाग में सामने आए ओमिक्रॉन के तीनों मामला गैर मकामी अफराद के हैं। उनका कहना है कि लोगों को ओमिक्रॉन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। डॉक्टर तारिक ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर जीएमसी अनंतनाग में मजीद इक़दाम उठाए गए हैं। सारे अटेंडेंट आते हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, दोस्त है, हमसाया है, मगर इस वक्त अगर फ़ोन पे ही उनसे हालात पूछे जाएं, उनके साथ चैट किया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपकी सेहत के लिए है, आपके बाकी रिश्तेदारों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल में ना आए। जितने भी भीड़ कम हो जाएगी हॉस्पिटल में, सब लोगों के लिए अच्छा है। छोटे छोटे अमराज हैं, ये तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही निपटा जाएगा। और जब डॉक्टर साहब को लगेगा कि इसको रेफरल की ज़रूरत है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग में आने की ज़रूरत है या जीएमसी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू वाला।